हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का यानी कि 15 दिसंबर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं बैकग्राउंड के साथ में ये डिस्कशन जो है वो लेके चलूँगी। तो आइए डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये बात की जा रही है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो सिस्टम। अब टॉर्पेडो सिस्टम क्या रहता है? एक तरह का आप देख सकते हैं जैसे सिगार टाइप रहता है टॉर्पेडो, ठीक है। सिगार जैसे रहती है ना, सिगार की शेप में टॉर्पेडो आपको देखने को मिलता है। तो अभी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो सिस्टम, जिसको स्मार्ट के नाम से जाना जा रहा है, अभी डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुली इसको लॉन्च किया गया है व्हीलर आइलैंड जो है ओडिशा का, ठीक है। व्हीलर आइलैंड को एक और नाम से जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। क्लियर? तो एपीजे अब्दुल कलाम हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं। तो 11th प्रेसिडेंट थे हमारी कंट्री के, ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो व्हीलर आइलैंड कहाँ पे? उड़ीसा में है। तो अभी इसको एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग साइड पे कहीं जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं। तो मिसाइल जो है ये असिस्ट करेगी, स्पेशली ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पेडो सिस्टम फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए ये यूज़ किया जाएगा, ऑपरेशंस के लिए, स्पेशली नेवी के लिए, ठीक है। टॉर्पेडो रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ये टॉर्पेडोज रहते हैं, ठीक है, सिगार टाइप, इतना याद रखिएगा। कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम है ये। कैनिस्टर बेस्ड क्या है? ये यहाँ पे देखिए आप, ये मिसाइल आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे रहता है कैनिस्टर। कैनिस्टर्स यानी कि यहाँ पे इस स्लाइड में आपको ज़्यादा क्लैरिटी दिखेगी। ये जो है यहाँ पे जैसे बॉम्ब की फॉर्म में चीज़ें रखी होती हैं, तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? कैनिस्टर बोलते हैं, ठीक है। मिसाइल ट्यूब के ऊपर आपको कैनिस्टर देखने को मिलेगा और इसमें कैनिस्टर यूज़ किया गया है इस मिसाइल सिस्टम में, इस टॉर्पेडो में, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैनिस्टर जो है वो क्यों इसमें बात की जा रही है और कहाँ पे सिचुएटेड रहता है ये, कहाँ पे इसको प्लांट किया जाता है मिसाइल सिस्टम में, ठीक है। तो कैनिस्टर बेस्ड ये मिसाइल सिस्टम है। क्लियर? सिस्टम जो है ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड स्टैंड ऑफ टॉर्पेडो है, ये डिलीवरी सिस्टम रहेगा, ठीक है। और ये डिज़ाइन जो किया गया है स्पेशली एनहेंस करने के लिए एंटी सबमरीन जो वॉरफेयर कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए ये टॉर्पेडो को क्या किया गया है, अभी डिज़ाइन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा हमारे पास जो इंडियन नेवी के पास MK54 टॉर्पेडो सिस्टम भी है, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस पिक में भी, ये सिगार टाइप रहता है, इसकी शेप जो है सिगार की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो MK54 टॉर्पेडो इंडियन नेवी के पास है, ठीक है, हमारी जो इंडियन नेवी है। तो फंक्शनिंग क्या है इसकी स्मार्ट की? ये लॉन्च जो होगा, ठीक है, जो वॉरशिप यानी कि वॉरशिप से लॉन्च किया जाएगा, ट्रक बेस्ड कोस्टल बैटरी इसमें यूज्ड होगी, ठीक है। और जो ट्रक बेस्ड कोस्टल बैटरी रहती है ना, वहाँ से भी इसको यानी कि लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। टेक ऑफ करेगा लाइक रेगुलर सुपरसोनिक मिसाइल, जैसे नॉर्मल सुपरसोनिक मिसाइल जो है जैसे वो टेक ऑफ करती है वैसे ही इसको ये भी टेक ऑफ करेगा। कवर अगर बात करें, कवर ये करेगा मोस्टली फ्लाइट इन दी एयर, ठीक है, लोअर एटीट्यूड, यानी कि एटीट्यूड हाइट जो रहेगी इसकी, जब इसको लॉन्च होगा ये हाइट इसकी कम ही रहेगी, कम एल्टीट्यूड पे रहेगा, ठीक है। एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, ठीक है। टू वे डाटा लिंक होगा इसमें वॉरशिप और एयरबोर्न सबमरीन टारगेट डिटेक्टेड सिस्टम जो है वहाँ से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। वरुण अस्त्र जो है वो फर्स्ट इंडिजिनियस हैवी वेट शिप लॉन्च्ड है एंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टॉर्पेडो, याद रखिएगा, वरुण अस्त्र, ओके। सिग्निफिकेंस क्या है इसको लॉन्च करने का? क्योंकि कैपेबिलिटी जो है हमारी डिफेंस की उसको बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ जो मेजर ब्रेक थ्रू हुआ स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी स्पेशली एंटी सबमरीन वॉरफेयर का, प्रोजेक्ट 28 के तहत अप्रूव भी किया गया था 2003 में, कि हमने अलग अलग इसकी एंटी सबमरीन वॉरशिप कॉर्वेट्स की क्लास लेके आनी है जो इंडियन नेवी की सर्विस में रहेगी, जो आज के टाइम में भी है करंटली, ठीक है। इसमें इंक्लूडेड है INS कमोरता, ठीक है, INS कदमत, INS कीर्तन एंड INS कवरती, ठीक है। तो इसमें इंक्लूड है, ये प्रोजेक्ट 28 के तहत इसको यहाँ पे लाया गया है इंडियन नेवी में। तो प्रोजेक्ट 75 की अगर बात करें, ये भी प्रोग्राम किसका है? इंडियन नेवी का है। तो इसमें बिल्ड करने की बात की गई थी स्कॉर्पियन क्लास जो अटैक सबमरीन है, जिसमें कलवरी, खंदेरी, करंज, वेला, वगीर एंड वर्कशीर, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया, तो इंडिजीनियसली
कंस्ट्रक्शन यहाँ पे की जाएगी सबमरीन्स इक्विप्ड की, ठीक है। तो ये आठ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है और इसके एस्टिमेट कोस्ट जो लगाई जा रही है 43,000 करोड़ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में मैंने डिस्कस की हैं। और साथ हम DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO जो है उसको 1958 में इसको फाउंड किया गया था, ठीक है, यानी कि इसका फॉर्मेशन किया गया था। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है। मोटो आप याद रखिएगा, स्ट्रेंथ और इज इन साइंस, क्लियर। तो मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो आज के टाइम में राजनाथ सिंह जी के पास है। आज के टाइम में DRDO के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं, ठीक है। पेरेंट एजेंसी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और ये लोगो है DRDO का, तो याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकर स्कीम। तो आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकर जो स्कीम है ये किससे रिलेटेड है? जो आर्टिस्ट रहते हैं ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, कल भी हमने हुनर हाट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, उसी से रिलेटेड स्कीम है। जो आर्टिस्ट रहते हैं, ठीक है, आगे वो कैसे अपना बिजनेस जो है वो आगे लेके आ सके, डेवलप कर सके, उससे रिलेटेड स्कीम के तहत क्या दिया जाएगा? लोन दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो रिसेंटली स्कीम को जो है वो अनाउंस किया गया स्पेशली आर्टिस्ट के लिए जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रहते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा ये रिसेंटली अभी अनाउंस किया गया है, ठीक है। तो फाइनेंशियली सहायता प्रोवाइड करवाने की यहाँ पे बात की जा रही है। जो ग्रास रूट लेवल पे आर्टिस्ट हैं उस रीजन में, ग्रास रूट यानी कि ग्राउंड लेवल पे जो आर्टिस्ट हैं, ठीक है, तो वो अपना बिजनेस जो है वो आगे बढ़ा सके, उनको लोन प्रोवाइड करवाया जा सके ताकि उनकी जो इनकम है जनरेट हो सके उनकी जो एक्टिविटीज़ है उसके द्वारा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ड्यूरिंग अनाउंसमेंट की अगर बात करें तो ये बोला गया कि क्रेडिट असिस्टेंस दिया जाएगा ₹1 लाख का, ईच प्रोवाइडेड फॉर एज मैनी एज 17 आर्टिस्ट को, ठीक है, फर्स्ट टाइम में। ओके, तो क्रेडिट फैसिलिटी जो रहेगी कोलेटरल फ्री रहेगी, क्लियर। इसमें सब्सिडीज इंटरेस्ट रेट जो देखने को मिलेगा पर एनम 6% होगा। रीपेएबल जो यानी कि जो लोन है उसकी जो वापसी रीपेएबल रहेगा 24 मंथ्स के बीच बीच में रीपे करना पड़ेगा। और रेगुलर रीपेमेंट की अगर बात करें, अगर रेगुलर रीपेमेंट किया जा रहा है तो 1% इंटरेस्ट रेट जो है वो प्रोवाइडेड होगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है जो लोन ले सकते हैं यहाँ से? रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड आर्टिस्ट और इंडिविजुअल यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। हैविंग वैलिड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रैक्टिसिंग ऑफ एनी आर्ट, यानी कि एनी कोई भी आर्ट में उनकी रुचि होनी चाहिए, यानी कि उनमें वो माहिर होने चाहिए किसी भी आर्ट में। और जैसे अनदर बैंक से लोन नहीं लिया होना चाहिए, ठीक है, तो बैंक अकाउंट इनका होना चाहिए प्रॉपर। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड इसमें काम करेगी। और ये प्रीमियर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, जो इस्टेब्लिश किया गया 1995 में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। नॉर्थ ईस्ट रीजन की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सारी स्टेट्स आ जाती है, और यहाँ से वेस्ट बंगाल भी। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है बॉक्सा टाइगर रिजर्व की। तो बॉक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट है ये है वेस्ट बंगाल में। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली ही रॉयल बंगाल टाइगर जो है यहाँ पे पाया गया है बॉक्सा रिजर्व में, ठीक है। तो इस अभी जो देखा गया है 23 ईयर्स के बाद देखा गया है। हिस्टोरिकली अगर देखें टाइगर्स जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व रहते हैं थ्रू आउट द रिजर्व इंक्लूडिंग सदर्न मोस्ट रेंजेस जो है इस एरिया की, ठीक है। यहाँ पे देखिए बक्सर जो टाइगर रिजर्व है, क्लियर, तो यहाँ पे सिचुएटेड है ये टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये वाला एरिया। ओके, तो यहाँ पे बांग्लादेश देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर कौन सी कंट्री है? भूटान, क्लियर। तो भूटान के साउथ में बॉक्सा टाइगर रिजर्व जो है सिचुएटेड है। कहाँ पे है ये? वेस्ट बंगाल में। ओके, तो बात करते हैं बॉक्सा टाइगर रिजर्व जो सिचुएटेड कहाँ पे है? अलीपौदर सब डिवीज़न जो है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो वेस्ट बंगाल में है ये। क्रिएट कब किया गया? 1983 में किया गया, और ये 15th टाइगर रिजर्व है हमारी कंट्री का, ये याद रखिएगा। डिक्लेयर इसको किया गया था एज ए नेशनल पार्क कब? 1992 में। और नॉर्दर्न बाउंड्री जो है बॉक्सा टाइगर रिजर्व की वो किसके साथ टच करती है? कौन सी कंट्री के साथ? भूटान कंट्री के साथ, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, मैप से आपको पूरी क्लैरिटी हो रही होगी कि बॉक्सा टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, सिचुएटेड कहाँ पे, कौन सी कंट्री जो है इसको टच करती है, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो शिनचुला हिल रेंज यहाँ पे लाई करती है नॉर्दर्न साइड ऑफ बॉक्सा नेशनल पार्क, और ईस्टर्न बाउंड्री टच करती है असम स्टेट के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो मेन रिवर फ्लो करके जाती है अक्रॉस द टाइगर रिजर्व वो है संकोश, रायदक, जयंती, चौरनिया, ठीक है, तुरतुरी,
पाशकवा, ठीक है, दीमा नोनांकी, ठीक, नोनानी, तो थोड़ी डिफरेंस ही है रिवर का नाम, ठीक है। तो अदर प्रोटेक्टेड एरियाज यानी कि नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं वेस्ट बंगाल में? गोरुमारा नेशनल पार्क, सुंदरबन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोरा वैली नेशनल पार्क, शिंगालिया नेशनल पार्क और जल्दपरा नेशनल पार्क। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे आपको नेशनल पार्क याद नहीं रखने हैं, जो पर्टिकुलर न्यूज़ में है उसको याद रखना है, ठीक है। तो उसी से क्वेश्चन बन जाते हैं, ओके। तो सारे जितने भी नेशनल पार्क है ऑल ओवर इंडिया में वो रटने नहीं है आप लोगों को, क्लियर। उसके अलावा अगर बात करें तो हमारी कंट्री में टाइगर्स की बात करें तो 70% हमारी कंट्री में टाइगर पॉपुलेशन पाई जाती है। इंडिया जो है हमारी कंट्री में 53 टाइगर रिजर्व है अक्रॉस दी 18 स्टेट्स में, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया का टारगेट है कि हम लोगों ने टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो आने वाले 4 सालों में डबल करनी है, यानी कि 2022 तक, यानी कि अगले साल तक हम लोगों ने डबल करनी है। ये इनिशिएटिव जो लिया गया था सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन जो हुआ था ऑन टाइगर कंजर्वेशन पे, तब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव यानी कि टारगेट अचीव करने की बात की। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में स्टार्ट किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर जो है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, यानी कि सेंटर और स्टेट यहाँ पे मिलकर काम करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये लॉन्च किया गया 1973 में, तो याद रखिएगा, क्लियर। तो केशवानंद भारती केस भी 1973 में ही आया, ओके। तो ऐसे कॉलरेट कर सकते हैं। तो रिसेंटली ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, तो उनके द्वारा डेजिग्नेट किया गया कि कंबाइंड एरियाज जो हैं, स्पेशली गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है और तैमूर पिंगला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसको 53rd टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, किसके द्वारा? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। जो रिसेंटली अभी टाइगर रिजर्व अनाउंस की गई है उसको प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा, घासीदास नेशनल पार्क और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। तो ये है कहाँ पे है, तो ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। उसके अलावा हमारी कंट्री में टाइगर सेंसस लाया जाता है हर 4 साल बाद। पहला जो लाया गया था 2006 में लाया गया था, और पिछला जो गया यानी कि रिसेंटली जो गया है 2018 का गया है, ठीक है। तो उसके तहत क्या हुआ है, हमारी कंट्री में टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो डबल हुई है, ठीक है। 2006 में 1411 थी, तो 2018 के सेंसस के हिसाब से 2961 है। और इम्पॉर्टेंट बात है, हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में पाई जाती है, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 526 टाइगर की पॉपुलेशन पाई जाती है। उसके बाद अगर बोले तो उसके बाद कर्नाटका में पाई जाती है, फिर है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, उसके बाद असम, ओके। तो ये याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है टाइगर की, तो वो है मध्य प्रदेश में। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, डिटेल में मैंने सब डिस्कस किया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ठीक है। कल भी मैंने इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस किया था कि जो वेजिटेबल के प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं अगर प्रीवियस मंथ के हिसाब से बात करें तो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, स्पेशली फूड और फ्यूल जो सर्ज है उसके ऊपर देखने को मिला, ओके। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, ठीक है, वो बढ़ती कैसे है, सारी चीज़ें, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सबके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है बात की जा रही है, जैसे आपके पास मनी है बट आपको मनी की वैल्यू डिक्रीज, आपकी मनी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो कैसे हो रही है वो भी हम देखेंगे। जैसे पहले आपने लास्ट ईयर क्या किया या लास्ट 2 मंथ पहले की बात आप सोच लें, ठीक है। तो 2 मंथ पहले जो है आपने चाय खरीदने गए, ठीक है, आप चाय खरीदने गए तो वो कितने की थी उस टाइम, 10 की थी, ठीक है। फिर आप आज के टाइम में वही चाय खरीदने गए क्योंकि आपको लगा कि वो पहले जैसे 2 मंथ पहले थी 10 की, तो अभी भी 10 की ही होगी, बट वो बढ़ के उसका प्राइस कितना हो गया है, 30 हो गया है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी जो मनी है वो उसकी वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, ठीक है। तो इसके हिसाब से चाय का जो प्राइस है वो क्या बढ़ गया है, ठीक है। तो प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा राइज हो गया है और मनी जो है वो क्या हो गई है, फॉल हो गया है, यानी कि डिक्रीज हो गई है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है, इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, इसके कॉजेज़ क्या है इन्फ्लेशन के, क्यों इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है इन्फ्लेशन को, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्फ्लेशन जो है उसके कारण क्या है, क्यों इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, ठीक है, महंगाई क्यों बढ़ जाती है। सबसे पहले कारण है डिमांड एंड पुल। डिमांड एंड पुल का मतलब क्या है, जैसे कोई चीज़ है, सपोज करो जैसे एक फेमस या फिर जैसे कॉपी है, ठीक है, क्लासमेट की कॉपी है, ठीक है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉपी है, ठीक है। तो उसकी डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। डिमांड बढ़ने से क्या रहता है, तो शॉपकीपर क्या करते हैं, उसका प्राइस जो है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये डिमांड एंड पुल इन्फ्लेशन हो गया। उसके बाद है कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। कोस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है,
जैसे आप प्राइस जो है उसका पेट्रोल का, क्लियर, पेट्रोल जो है वो इतनी ज़रूरत है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा, उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, तो ये कॉस्ट पुश हो गया इन्फ्लेशन, ठीक है। और बिल्ड इन यानी इन्फ्लेशन क्या है, जैसे आपके वेजेस जो हैं बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपकी सैलरी बढ़ी है, सैलरी बढ़ने के हिसाब से आपकी जो रहन सहन की जो चीज़ें हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं जैसे आप चीज़ें जो हैं पहले सस्ती यूज़ करते थे, अब वेजेस के हिसाब से वही चीज़ें आप जो हैं वो महंगी यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ब्रांडेड जो चीज़ें हैं वो लेनी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेजेस के हिसाब से जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कारण क्या है इन्फ्लेशन के, डिमांड पुल हो गया, कॉस्ट पुश हो गया, बिल्ड इन इन्फ्लेशन हो गया। अब बात करते हैं कि इन्फ्लेशन जो है इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट किस हिसाब से करते हैं, एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या रहता है कि जैसे इंडस्ट्री में क्या हुआ है, सामान बना है, ठीक है, गोदाम में जैसे पेन वगैरह बने हैं, ठीक है, सॉरी इंडस्ट्री में पेन वगैरह बने हैं, तो उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, एक गोदाम में शिफ्ट कर दिया। तो वहाँ से जो रिटेलर्स क्या करते हैं, चीज़ें खरीदने जाते हैं, तो होलसेल प्राइस यानी कि सस्ते दाम पे खरीदते हैं, ठीक है। तो होलसेल प्राइस क्या रहता है कि अमाउंट रहता है टू दी एवरेज, ओके। फोकस किस पे होता है, स्पेशली गुड्स जो रहता है, सामान रहता है ट्रेडेड बिटवीन बिजनेस हाउसेज, ठीक है। तो ऑफिस जो है इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है ये पब्लिश करते हैं, ठीक है, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को, ठीक है, पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा किया जाता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। मेजरमेंट जो रहता है इन्फ्लेशन का फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन की यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। तो कवर किया जाता है, गुड्स ओनली कवर किया जाता है और चीज़ें इसमें कवर नहीं की जाती, ठीक है। अब बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या रहता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, ये इंडस्ट्रीज़ में क्या हुआ, चीज़ें बनी, क्लियर। तो फिर यहाँ पे क्या आया, गोदाम में सामान आया ट्रक के थ्रू, फिर क्या गया, एक ट्रक के थ्रू फिर एक रिटेलर यानी कि शॉपकीपर के पास गया, फिर शॉपकीपर से क्या करेंगे, जैसे कंज्यूमर यानी कि जो कस्टमर्स है वो खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती नज़र आती है, क्योंकि गोदाम से जब रिटेल स्टोर में जाता है सामान, तब भी जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट लगती है वो भी इसमें काउंट होती है, ठीक है। और रिटेलर जो है वो भी थोड़ा पैसा जो है अपनी तरफ से लगाते हैं, ठीक है। तो फिर जाता है कस्टमर के पास। तो ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यहाँ पे जो चीज़ें जो बढ़ती नज़र आती हैं, क्लियर। तो आई होप आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी डिफरेंस जो है यानी कि इसमें क्लैरिटी आई होगी, क्लियर। तो इसमें एवरेज चेंज देखने को मिलता है, क्लियर। फोकस किस पे किया जाता है, स्पेशली गुड्स जो परचेज किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा यानी कि कस्टमर के द्वारा, और पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा किया जाता है। और मेजरमेंट अगर देखें इन्फ्लेशन की, तो फाइनल स्टेज जो है ट्रांजैक्शन की वो काउंट की जाती है इसमें। फाइनल स्टेज यानी कि कंज्यूमर के पास किस प्राइस में पहुंच रही है कोई भी चीज़, ठीक है। तो कवर किया जाता है इसमें, गुड्स एंड सर्विसेज इसमें कवर की जाती है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं होलसेल प्राइस जो है, ठीक है, वही फैक्ट्री में जो सामान बना फिर गोदाम में आया, फैक्ट्री से गोदाम में आने के लिए भी जो ट्रांसपोर्ट का पैसा लगा वो भी इसमें जाएगा, बट होलसेलर का जो प्राइस रहता है वो कम रहता है, ठीक है। फिर जाता है रिटेलर के पास, फिर आता है कंज्यूमर के पास, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर प्राइस कितना है, $4 है, ठीक है। होलसेल प्राइस कितना हो गया, $7 हो गया। फिर रिटेलर प्राइस कितना रहा, 14 रहा, ठीक है। तो हमारे पास आते आते जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही काउंट किया जाता है सबसे ज़्यादा, आरबीआई के द्वारा भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही काउंट किया जाता है, उसी के बेस पे हम इन्फ्लेशन काउंट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा इससे रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिटेल में होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं, तो इसमें मेजर किया जाता है जो चेंजेस रहते हैं प्राइस ऑफ गुड्स में जो बेचे जाते हैं ट्रेडर के द्वारा, और बल्क बाय दी होलसेल बिजनेसेस एंड टू दी अदर बिजनेसेस, ठीक है। तो पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ये पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ये, तो प्लीज़ आप याद रखिएगा इसको, ओके। तो मोस्टली इसमें यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन इंडिकेटर जितने भी हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। तो बेस ईयर क्या है ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स का, तो बेस ईयर जो है वो रिवाइज किया गया 2004-5 से 2011-12 2017 में, ठीक है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये मॉनिटर और अपडेट किया जाता है वीकली बेसिस पे, क्लियर। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं रहती है सर्विस की कॉस्ट, ओके, ओनली गुड्स की कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूडेड रहती है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हम बात कर लेते हैं, तो मेजर किया जाता है इसमें प्राइस चेंजेस जो होते हैं, ठीक है, प्रस्पेक्टिव जो रिटेलर बायर रहता है, ओके। तो रिलीज़ किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, ठीक है।
नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है इसको कब लॉन्च किया गया, यानी कि कब सेटअप किया गया? स्टार्टिंग में सेंट्रल स्टैटिस्टिक इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट के नाम से इसको सेटअप किया गया था 2 मई 1951 को। फिर 1954 में इसको मर्ज कर दिया गया विद सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस के साथ। फिर 15 अक्टूबर 1999 में इसको मर्ज कर दिया गया और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है इसको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, 15 अक्टूबर 1999 में ये सारी चीज़ें देखने को मिली। ठीक है, तो आरबीआई भी जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही यूज़ करता है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये कैलकुलेट करता है डिफरेंट जो प्राइजेस रहते हैं कमोडिटीज़ के, सर्विसेज के, जैसे फूड हो गया, मेडिकल केयर हो गया, एजुकेशन हो गया। एजुकेशन सर्विसेज में आ जाती है, मेडिकल केयर डेट इज़ ऑल्सो सर्विसेज में। ओके, तो ये सारे जो हैं ये इंडियन कंज्यूमर्स यानी कि हम जो कस्टमर्स हैं ये यूज़ करते हैं। ठीक है, खरीदते हैं चीज़ों को। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इसमें सब ग्रुप इंक्लूडिंग है फूड एंड ब्रिवेजेस जो हैं, फ्यूल एंड लाइट, हाउसिंग, क्लोथिंग, बीडिंग एंड फुटवेयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें काउंट की जाती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। याद रखिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों काउंट की जाती हैं। होल प्राइस इंडेक्स में ओनली क्या काउंट किया जाता है? ओनली गुड्स काउंट किया जाता है, सर्विस इसमें काउंट नहीं की जाती है। 4 टाइप के आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स के ऊपर, एग्रीकल्चर लेबरर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबरर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड। ओके, तो फर्स्ट 3 जो है यानी कि पहले जो 3 हैं वो कंपाइल किसके द्वारा किए जाते हैं? लेबर ब्यूरो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है। जो फोर्थ वन है वो कंपाइल किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। बेस ईयर जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का वो क्या है? 2012 है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसका डाटा यूज़ करती है कंट्रोल करने के लिए, कैसे हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, जो 4+-2 का जो टारगेट है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ये यूज़ किया जाता है, यानी कि आरबीआई के द्वारा। अप्रैल 2014 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एज अ मेजर करने के लिए इन्फ्लेशन। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा जो आर्टिकल में बात की गई है कि जो हेड इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में काफ़ी ज़्यादा अभी राइज देखने को मिला है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है? हेडलाइन का देख लेते हैं पहले कि उसमें आ जाते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, पेट्रोलियम एंड गैस प्रोडक्ट सारे आ जाते हैं। तो इसमें जब बढ़ोतरी होती है पैसे की, ठीक है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती दिखती है। ठीक है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो रिप्रेजेंट करते हैं राइज जो होता है प्राइस का, स्पेशली इकोनॉमिक वेरियस प्रोडक्ट में फ्रूट्स, वेजिटेबल, गैस, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। अब बात करते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, तो इसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज काउंट की जाती हैं। ठीक है, उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। कोर इन्फ्लेशन में क्या रहता है? इसमें ऑल आइटम्स जो रहती हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो उसमें से क्या कम कर दिया जाता है? फूड एंड एनर्जी का जो प्रोडक्ट जो रहते हैं उससे रिलेटेड उसको कम कर दिया जाता है और कोर इन्फ्लेशन काउंट की जाती है। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन कंसीडर किया जाता है प्राइसेस जितने भी रहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, किसको छोड़ के? वेजिटेबल, फ्रूट्स के जो प्राइसेस है उसको छोड़ के। ठीक है, तो फिर क्या निकाला जाता है? कोर इन्फ्लेशन। तो इसी में ही अभी जो राइज देखने को मिला है इन्फ्लेशन का। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी डिटेल में डिस्कस की हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है चार धाम जो हाईवे प्रोजेक्ट है, इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अप्रूव कर दिया गया है चार धाम जो हाईवे प्रोजेक्ट है उसको। ठीक है, चार धाम जो है ये फैसिलिटी स्पेशली रहेगी, क्यों इसको अभी प्रोजेक्ट को ये अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्रूवल मिला है? क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट जो रहेगी हमारे जो ट्रूप्स हैं उनकी भी। ठीक है, जो बॉर्डर एरिया देखने को मिलता है चाइना के साथ। तो 3 नेशनल हाईवे जो है ऋषिकेश टू जो मना एंड ऋषिकेश टू गंगोत्री एंड टनकपुर टू पिथौरागढ़। ठीक है, तो ये जो नेशनल हाईवेज़ हैं इनको कनेक्ट करने की बात की जा रही है। हाईवेज़ जो है इसमें डेवलप किए गए हैं, डबल लेन एंड पेव्ड शोल्डर सिस्टम जो है उनके द्वारा ये सारी चीज़ें डेवलप की जाएंगी। चार धाम जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, हाईवे प्रोजेक्ट जो है, ये धाम जो है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसको कनेक्ट किया जा रहा है जो ऋषिकेश है यहाँ पे। ठीक है, ये तो ये पिथौरागढ़ और टनकपुर है, इसको भी कनेक्ट करने की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो ये है देहरादून वाला जो एरिया है, और ये चार धाम जो है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है आर्म फोर्स स्पेशल पावर जो एक्ट है। ठीक है, इसको रिपील करने की यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया, स्पेशली जो नागालैंड वाले एरिया में जो सारी चीज़ें देखने को मिली। ठीक है, तो
तो आर्म जो फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत जो अभी वायलेंस हिंसा देखने को मिली, कई जो बेगुनाह लोगों की जान चली गई, तो उससे रिलेटेड ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि ये जो अपनी पावर का जो है ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको रिपील किया जाए। ठीक है, तो रिग्रेट नहीं करना है, इसको रिपील करना है, ऐसी बात बोली जा रही है लोगों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश का टाइम था, ठीक है, उस टाइम भी ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही ये पहले से ही, यानी कि आज़ादी से पहले से ही ये पिक्चर में था। ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान था, ये ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। क्लियर, तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि फर्स्ट एनेक्ट कब किया गया। स्टार्टिंग में ऑर्डिनेंस लाया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा था हमारी कंट्री में, जो लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1942 में। ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 जो है, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट को। ठीक है, तो लीडरलेस ये मूवमेंट था, क्योंकि सारे लीडर्स को क्या कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था, जेल में भेज दिया गया था, और अक्रॉस दी इंडिया में वायलेंस देखने को मिला। ठीक है, लीडर्स जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। उसके तहत काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट, इंटरनल जो वायलेंस था वो काफ़ी ज़्यादा, इंटरनल डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर उसके बाद वायसराय जो थे लिलिथगो, इनके द्वारा प्रोमलगेट किया गया कि आर्म फोर्स जो स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस लाया गया 1942 में, तो इसके तहत आर्मी को क्या दी गई, पावर दे दी गई कि वो उनको लाइसेंस दे दिया गया कि आप किसी को भी मार सकते हैं। ठीक है, अगर आपको देखने को मिले कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है, कि इंटरनल डिस्टर्बेंस फेस कर रहे हैं वो। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोमलगेट किए गए 4 ऑर्डिनेंस कब, 1947 में, ताकि इंटरनल जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उसको टैकल किया जा सके। ठीक है, तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर जो बिल है ये पास किया गया हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा और अप्रूव किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा कब, 11 सितंबर 1958 में। जो डिस्टर्ब एरियाज़ हैं हमारी कंट्री में, उसको उन रीजन्स को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये पावर दे दी गई आर्मी को। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा यूजली इन्फोर्स में लाया जाता है इस एक्ट को। ठीक है, तो सेंटर जो है, सेंटर के पास पावर है, इसको सेंटर के पास पावर है इसको किसी भी एरिया में डिप्लॉय करने की। ठीक है, तो सेंटर डिसाइड करता है कि किस एरिया में, ठीक है, तो किस एरिया में जो आर्मी है उसको पावर देनी है। ठीक है, तो डिसीजन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। बीपी जीवन रेड्डी कमेटी जो है, इनके द्वारा एग्जामाइन किया गया था। ठीक है, और इनके द्वारा बोला भी गया था कि इसको रिपील कर दिया जाए इस एक्ट को। ठीक है, क्योंकि आर्मी के द्वारा कई बार पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, तो जस्टिस वर्मा कमेटी जो है 2013 में आई, हैच कमीशन 2013 में आई, और बोला गया कि इसको रिपील किया जाए इस एक्ट को। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई इस एक्ट के तहत। क्लियर, तो इनको ये विदाउट वारंट लोगों को अरेस्ट करने की परमिशन दे दी गई। क्लियर, और भी बहुत सारी आर्मी को सिचुएशन के हिसाब से पावर दी जाती है, और इनकी पावर जो है वो घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, तो इनको अरेस्ट करने, विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर दे रखी है, सर्च करने की पावर दे रखी है। ओके, तो इसके अलावा अगर बात करें तो पार्लियामेंट के द्वारा 11 सितंबर 1958 में इसको क्या किया गया था, पास किया गया था। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा जैसे ऐसे रीजन है हमारे इंडिया में जहाँ पे डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा रहती है, इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा भी 1990 में ये जो है एक्ट लाया गया। क्लियर, तो सिचुएशन के हिसाब से हटाया भी गया किसी ना किसी रीजन में। 2015 में त्रिपुरा से हटाया गया। मिजोरम में अगर बात करें तो 1986 में, पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें तो 1983 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से इनकी पावर जो है बढ़ती और घटती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अगर आपको ये डिस्कशन जो है वो सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।